हेलो एवरीवन, अरविंद क्लास में आपका स्वागत है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है और आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज हम पढ़ेंगे पाठ पानी रे पानी, पाठ 16। आइए शुरू करते हैं। कहाँ से आता है और हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हम जो घर में पानी इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा ज़रूर है। हम सोचते नहीं, लेकिन किताबों में हम पढ़ते हैं। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती है। जल चक्र होता है पानी का चक्र, कि पानी कहाँ से आता है कहाँ पर जाता है। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी, और उसके किनारे बसे तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। जो जल चक्र होता है उसमें होता है कि पानी समुद्र से उठता है, बादल बनता है, बादल फिर बरस जाते हैं, फिर बरसात की बूंदें ज़मीन पे गिरती है, नदी बनती है, उसके किनारे घर बने होते हैं, शहर गांव बसे होते हैं। इस तरह का जल चक्र दिखाया जाता है। आगे चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती है। मतलब पानी जहाँ से शुरू होता है, नदी उस पानी को वहीं ले जाकर छोड़ देती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। तीर रहते हैं वो दिखाते हैं कि पानी कहाँ से कहाँ जा रहा है। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है, और फिर इन तीरों के सहारे जल चक्र की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। मतलब ये तीर दिखाते हैं कि पानी कहाँ से शुरू होता है, और फिर वो जो समुद्र से उठा बादल बना तो उनके बीच में तीर, बादल फिर चल के आता है तो फिर वहाँ से तीर, फिर बारिश गिरती है तो वो तीर, इस तरह से तीर दिखाए जाते हैं और जल चक्र पूरा हो जाता है। ठीक है, जल चक्र पूरा हो जाता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात। अब ये तो वो बात है जो किताबों में लिखी होती है, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। लेकिन अब कुछ अलग होता है, जो किताबों में नहीं लिखा होता है, उससे कुछ अलग होता है। क्या होता है देखिए। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता है। जो घरों में नल होते हैं उनमें पूरे समय पानी नहीं आता है, कभी कभी आता है। नल खोलो तो उसमें भी पानी के बदले सू सू की आवाज़ आने लगती है। सू सू की आवाज़ आती है वो हवा से आती है। जब खाली हवा निकलती है नल में से तो सू सू करता है। पानी आता भी है तो बेवक्त। पानी आएगा तो किस टाइम आएगा? जब हम सो रहे होते हैं या घर पे नहीं होते हैं, रात को या दोपहर में, ऐसे टाइम पे। कभी देर रात तो कभी भोर सवेर। मतलब कभी या तो बहुत देर से आएगा रात को, कभी बहुत सुबह सुबह आ जाएगा। मीठी नींद छोड़कर मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियाँ, बर्तन और घड़े भरते फिरो। मतलब रात को जब सोने का समय होता है तो पानी भरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती है। जहाँ घरों में नल नहीं होते हैं, गली में कॉलोनी में नल होते हैं, वहाँ पर पानी मैं भरूँ को लेकर झगड़े भी हो जाते हैं, तू मैं होने लगती है। रोज़ रोज़ के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। अब क्या होता है कि गली में अगर नल होगा तो लड़ाई हो जाती है, इसलिए लोग इन लड़ाइयों से बचने के लिए घरों में नल में मोटर लगवा देते हैं। पानी की मोटर आपके घरों में भी होगी। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। अब वो क्या होता है, मोटर पानी को खींच लेती है, और जो सबके घरों में थोड़ा थोड़ा पानी जाना होता है, वो मोटर उसको खींचकर एक ही घर में ले आती है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई। अब इससे क्या होता है कि बाकी लोगों का पानी आपने ले लिया तो दूसरों का हक छीन लिया आपने, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। अब एक घर में मोटर लग गई
तो बाकी घर वाले क्या करेंगे, वो भी सोचेंगे भाई हम भी मोटर लगा लेते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है, इससे पानी की कमी दूसरे घरों में और ज़्यादा कमी होने लगती है। फिर आगे शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। आपने देखा होगा पानी की बोतलें बिकती हैं। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। अब ये गांव शहरों में जहाँ सुविधाएं कम है वहाँ तो मान लो पानी की दिक्कत होती है, लेकिन जो बड़े शहर हैं, राजधानियाँ हैं, प्रदेशों की राजधानियाँ, जैसे दिल्ली देश की राजधानी है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है और बेंगलोर, ऐसे शहरों में भी पानी की भयानक कमी होने लगी है। ठीक है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो ही गर्मी के मौसम की बात। कई हिस्सों में अकाल भी पड़ता है। अकाल मतलब जहाँ बिल्कुल पानी नहीं होता है, बारिश भी नहीं होती, नदी नाले कुछ नहीं होते, तो वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। ये कब होता है? ये होता है गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में। ठीक है। अब आगे, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? बरसात के मौसम में लो सब तरफ पानी बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों और रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। अब जब बारिश होती है तो उस बारिश के पानी को इकट्ठा करने का या उसको सही तरह से इस्तेमाल करने का तरीका नहीं होने के कारण जब बारिश होती है तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो बहने लग जाता है। कहाँ पर? सड़कों में, स्कूल में, घर में, रेल की पटरियों पर, हर जगह पानी पानी भर जाता है और देश के कई हिस्सों में बाढ़ आ जाती है। यह बाढ़ न गाँव को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। अब बाढ़ ये नहीं देखती कि ये गांव है या शहर है, हर जगह बाढ़ आती है। पानी जहाँ रास्ता पानी को मिलता है वहाँ से बहने लगता है। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। अब बाढ़ में क्या होता है कि गाड़ियाँ नहीं चल सकती, रेल नहीं चल सकती, हवाई जहाज़ नहीं उड़ सकते एयरपोर्ट से, तो सब कुछ रुक जाता है और घरों में से सामान पानी के साथ बहने लग जाता है और ख़राब हो जाता है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब इससे हमें क्या पता चलता है इन दोनों हालातों से, कि पानी अगर कम है तो भी मुसीबत होती है और पानी अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो और भी ज़्यादा मुसीबत हो जाती है। तो यानी कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे सिक्के की दोनों तरफ होती है, अपोजिट होते हैं लेकिन वो एक साथ होते हैं, तो वो दोनों है ही एक साथ। यदि यदि हम इन दोनों को ठीक से समझें और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। अब हम इनको ठीक से समझ लें, इन दोनों समस्याओं को, और संभालें तो समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। कैसे, वो आगे देखेंगे। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। अब हम पानी को छोड़ देते हैं, हम अपनी गुल्लक को याद करते हैं। गुल्लक क्या होती है? जिसमें थोड़े थोड़े पैसे डालते हैं। ठीक है। बच्चे भी जोड़ते हैं, बड़े भी जोड़ते हैं, तो गुल्लक में हम पैसे जमा करते हैं। जब भी हमें कोई पैसा देता है हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। बच्चे क्या करते हैं? जो पैसे मिलते हैं किसी से, बड़े से, मेहमान से, या कोई भी उनके घर में आता है, मम्मी पापा कोई भी जो पैसे देता है तो वो उनको गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। हम धीरे धीरे थोड़े थोड़े 1 1, 2 2, 5 5, 10 10 रुपये जमा करते हैं और पैसे जमा होते ज़्यादा होते चले जाते हैं। फिर जब हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हम गुल्लक का जो पैसा है उसको हम इस्तेमाल कर। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। अब जो हमारी धरती है, ज़मीन है, वो एक गुल्लक की तरह ही है।
मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। ये मिट्टी की बनी गुल्लक है। ये जो हमारी ज़मीन है वो क्या है, मिट्टी की बनी हुई एक बहुत बड़ी गुल्लक है। इसमें जब बारिश होती है तो ये पानी बरसात के मौसम में जो पानी बरसता है, तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हम इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमें इस पानी को अपनी ज़मीन में, जहाँ से हम नल के लगाकर पानी इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि वे हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। जो हमारे गांव में, शहरों में जो छोटे बड़े तालाब, झील जो भी है, वो उसमें अगर पानी भरा रहेगा तो वो पानी धीरे धीरे ज़मीन के अंदर जाता है और हमारी जो ज़मीन की जो गुल्लक है वो बढ़ती जाती है। अब क्या होता है, इनमें जमा पानी ज़मीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है, जो अभी मैंने बताया। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है। भूजल क्या होता है, जो ज़मीन के नीचे का पानी होता है। अभी मैंने बताया आपको, हम नलके से, कुएं से जो पानी निकालते हैं वो, ठीक है, वो जमा होता जाता है और समृद्ध, समृद्ध मतलब बड़ा होता जाता है, बढ़ता जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं है। पानी का खजाना, जैसे हम गुल्लक को, पैसे को देख नहीं सकते, वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। अब जब बरसात होती है तो पानी ऊपर से गिरता है बादलों से, लेकिन जब बरसात नहीं होती है तो हमें पानी की आवश्यकता है। वो पानी हम यहाँ से ज़मीन में से निकाल सकते हैं। कहाँ पे, घरों में इस्तेमाल करने के लिए, खेतों में फसलों में पानी देने के लिए और अपने स्कूल में इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस खजे छिपाने का महत्व भूल गए और जमाने के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाटकर भर समतल बना दिया। हमने क्या किया, ज़मीन के लालच में जो तालाब थे उनकी ज़मीन को हमने उसमें मिट्टी डाल के प्लेन समतल बना दिया और हमने उस तालाब को ख़त्म कर दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाज़ार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। हमने क्या किया कि कहीं घर बना लिए इन तालाबों को समतल करके, कहीं बाज़ार बना दिए, कहीं स्टेडियम या सिनेमा हॉल आदि बना दिए। इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है। अब इसकी सज़ा हमें मिल रही है कैसे? गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं, नलों में पानी नहीं आता है गर्मी में, और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती है। और बरसात में जो पानी होता है बारिश का, उसको तालाब जैसी जगह नहीं मिलती है इकट्ठा होने के लिए, तो वो गलियों में बहने लगता है और हमारे बस्तियां, हमारे गांव को डुबो देता है। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी होगी। इसलिए हमें क्या चाहिए कि अगर हमें अकाल और बाढ़ जैसी आपदाओं से बचना है तो अपने आसपास के जो जल स्रोत है, जैसे तालाब, नदियों, झीलों, इनकी रखवाली करनी होगी अच्छे ढंग से, इनको संजो कर रखना होगा। जल चक्र हम ठीक से समझे, जल चक्र को हम अच्छी तरह समझे। जब बरसात हो तो उसे थाम ले, जब बरसात का पानी गिरे तो हम उसको रोक ले, पानी को, उसको ऐसे ही बह जाने नहीं दे। अपनी भूजल भंडार सुरक्षित रखें। जो हमारा भूजल है, भूजल मतलब ज़मीन के नीचे का जल है, उसको सुरक्षित रखें। कैसे? अपने तालाबों, झीलों को भर के, जिससे वो पानी धीरे धीरे नीचे ज़मीन में जाता जाए। अपनी गुल्लक भरते रही। ये जो ज़मीन है, ये हमारी गुल्लक है, इसको भरते रहे, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। फिर जब हमें ज़रूरत होगी गर्मी के मौसम में, तो हम पानी की हमें कोई कमी नहीं होगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया, और यदि हमने इसका उपयोग अच्छे से नहीं किया जल चक्र का, तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। मतलब हम पानी की कमी, बाढ़, अकाल से जूझते ही रहेंगे। लेखक का क्या नाम है? अनुपम मिश्र।
तो ये था हमारा पाठ पानी रे पानी। इसमें हमने क्या सीखा कि अगर हम पानी का ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको संजो के नहीं रखेंगे, तो हमें अकाल और बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो क्या प्रश्न उत्तर है देखिए। अपने आसपास के बड़ों से पूछकर बताओ। क्या पूछना है? पहला प्रश्न, तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है? अपने बड़ों से पूछना है कि हमारे घर में पानी कहाँ से आता है। तो इसका उत्तर क्या है? हमारे घर में पानी दिल्ली जल बोर्ड की सप्लाई से आता है। हमारे घर में जो नल लगा हुआ है वो दिल्ली जल बोर्ड का नल है, उससे पानी आता है। दिल्ली जल बोर्ड नदियों नालों के पानी को साफ करके सप्लाई करता है। दिल्ली जल बोर्ड का क्या काम है? जो नदी नालों में जो पानी होता है उसको साफ करके और हमारे घर तक पहुंचाना। दूसरा प्रश्न, तुम्हारे घर का मैला पानी बहकर कहाँ जाता है? अब जो घरों से गंदा पानी निकलता है नालियों में, वो कहाँ जाता है? हमारे घर का मैला पानी बहकर नालियों में जाता है। ठीक है, नालियों में चला जाता है। तीसरा प्रश्न, तुम्हारे इलाके में धरती के अंदर का पानी कितने फीट या कितने हाथ नीचे है? कितने है? देखिए, हमारे इलाके में धरती के अंदर का पानी 20-25 फीट नीचे है। अब ये 20-25 फीट एक जगह का है, कहीं कहीं ये 100 फीट के आसपास भी है। ठीक है, आज से 15 वर्ष पहले यह कितना नीचे था? 15 वर्ष पहले कितना नीचे था ये? आज से 15 वर्ष पहले यह 10-15 फीट, यानी कि 15 साल में 10-15 फीट से 20-25 फीट नीचे चला गया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। आगे क्या है? अनुमान लगाओ। अनुमान लगाओ। क्या अनुमान लगाना है? पाठ के आधार पर बताओ। देखिए, पाठ में क्या है? अपने घर के नल के पाइप में मोटर लगवाना दूसरों का हक छीनने के बराबर है। लेखक ऐसा क्यों मानते हैं? हम अपने घर में मोटर लगा लेते हैं तो दूसरों का हक छीन लेते हैं। लेखक ऐसा क्यों मानते हैं? देखिए क्या है उत्तर। लेखक अपने घर के नल में पाइप में मोटर लगवाना दूसरों के हक छीनने के बराबर इसलिए मानते हैं क्योंकि इससे मोटर लगाने वाले घर को पूरा पानी मिलता है, लेकिन दूसरों को पानी की कमी हो जाती है। हम दूसरों के घर का पानी खींच के अपने घर में ले आते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न, बड़ी संख्या में इमारतें बनने से बाढ़ और अकाल का खतरा कैसे पैदा हो गया? कैसे पैदा होता है बाढ़ और अकाल का खतरा? देखिए, बड़ी संख्या में इमारतें बनाने के लिए मनुष्य ने समुद्र, नदी नालों आदि का भराव किया तथा अंधाधुंध वन काटे, जिससे बाढ़ और अकाल का खतरा पैदा हो गया। हमने क्या किया कि वनों को काटा और वहाँ पर कंक्रीट की भवन बना दिए, जिससे जो पानी उस मिट्टी में जाता था बारिश का, वो अब उस कंक्रीट पर गिरकर बह जाता है और इससे बाढ़ और अकाल का खतरा पैदा होता है। आगे, धरती की गुल्लक किन किन धनों से भरती है? धरती की गुल्लक किन किन धनों से भरती है? आगे पेज पे देखते हैं। उत्तर, धरती की गुल्लक नदी नालों तालाबों तथा झीलों से भरती है। ठीक है, नदी नाले और तालाब झील धरती में पानी नीचे पहुंचाते हैं। आगे, यदि हाँ तो मतलब क्या है? क्या तुम्हारे इलाके में कभी बाढ़ आई है? यदि हाँ तो उसके बारे में लिखो। अगर कोई बाढ़ आई है तो उसके बारे में बताओ। देखिए क्या है उत्तर, हमारे इलाके में बहुत पहले बाढ़ आई थी, जिसके बारे में हमारे दादाजी बताते हैं। क्या बताते हैं दादाजी? वह बताते हैं कि उस समय चारों ओर पानी पानी फैल गया था। लोगों के घर बार बह गए थे, साथ ही लोगों को दैनिक ज़रूरतों की चीज़ें मिलने में बहुत कठिनाइयाँ आई थी। मतलब बाढ़ आई थी तो क्या हो गया, सामान बह गया था पानी में और पानी पानी फैल गया था। तो जो दैनिक ज़रूरत की चीज़ें होती है जैसे आटा दाल चावल, ये भी उसमें पानी में भीग कर ख़राब हो जाते हैं, जिससे कि लोगों को चीज़ें मिलने में कठिनाई आती है। आगे, तुम्हारे घर में पानी कुछ ही घंटों के लिए आता है? यदि हाँ तो बताओ कि कैसे तुम्हारे परिवार की दिनचर्या नल में पानी आने के साथ बंधी होती है। मतलब
पानी के साथ हमें अपना समय एडजस्ट करना होता है कि जिस टाइम पानी आएगा उस टाइम पानी ही भरना है, बाकी काम नहीं करना है। तो कैसे परिवार की दिनचर्या होती है? देखिए उत्तर, हाँ, हमारे घर में पानी कुछ ही घंटों के लिए आता है। इस कारण हमारे परिवार की दिनचर्या नल में पानी आने के साथ बंधी होती है। हमें सुबह सुबह जल्दी उठकर पानी भरना पड़ता है। जब तक पानी न आ जाए तब तक हमने अन्य काम नहीं कर पाते हैं। कई बार जब पानी कुछ देरी से आता है तो हमें बैठकर पानी का इंतज़ार करना पड़ता है। ठीक है, पानी के बिना दूसरे काम नहीं कर पाते और पानी का इंतज़ार करना पड़ता है जब पानी देर से आए तो। आगे, क्या तुम्हारे मोहल्ले में रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों को पानी खरीदना पड़ता है? यदि हाँ तो बताओ कि तुम्हारे घर में रोज़ औसतन कितने लीटर पानी खरीदा जाता है, इस पर कितना खर्चा होता है? जो तुम्हारे मोहल्ले में अगर पानी नहीं आता है या कम आता है तो तुम्हें पानी खरीदना पड़ता है या नहीं, और अगर हाँ तो इस पर कितना खर्चा होता है? आइए पढ़ते हैं उत्तर। हमारे मोहल्ले में जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों को पानी खरीदना पड़ता है। हमारे घर में रोज़ पीने के लिए 20 लीटर पानी खरीदा जाता है। इस पर लगभग 500 रुपये महीने का खर्चा होता है। ठीक है, ये पानी खरीद कर पीते हैं तो इनका खर्चा 500 रुपये होता है महीने का। संकट क्यों? अब प्रश्न है, संकट क्यों है पानी का? पाठ में पानी के संकट के लिए किन प्रमुख कारणों की बात की गई है? कौन से प्रमुख कारण हैं जिनसे पानी का संकट होता है? उत्तर, पाठ में पानी के संकट के लिए प्रमुख कारण नदी नालों तथा तालाबों को कूड़े कचरे से भरने की बात की गई है। हमने नदी नालों तथा तालाबों को कूड़े कचरे से भर दिया है, जिससे कि पानी जो उनका पानी है वो ज़मीन के अंदर नहीं जाता है और पानी का संकट पैदा होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न, पानी के संकट का एक और मुख्य कारण पानी की फिजूल खर्ची भी है। कक्षा में 5-5 के समूह में बातचीत करो और बताओ कि आपका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी की बचत करने के लिए तुम क्या क्या उपाय करते हो। तो ये उपाय हमें बताने हैं कि हम पानी बचाने के लिए क्या उपाय करते हैं जिससे पानी की फिजूल खर्ची ना हो और पानी व्यर्थ ना बहे। कौन से? अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी की बचत करने के लिए हम निम्नलिखित उपाय करते हैं। कौन से हैं? हम आवश्यकता अनुसार पानी का उपयोग करें, मतलब जितना पानी की ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करें। कभी भी नल को खुला ना छोड़ें। नल अगर इस्तेमाल पानी नहीं कर रहे हैं तो हम उसको बंद कर दें। कपड़े धोने, बर्तन धोने तथा साफ़ सफाई में कम से कम पानी का प्रयोग करें। हम पानी को बहाए नहीं, थोड़े थोड़े पानी से हम अपने कपड़े बर्तन साफ़ सफाई का काम करें। पानी को व्यर्थ न बहाएं, मतलब पानी का इस्तेमाल नहीं है तो उसको फेंके नहीं, उसको रख दें। ठीक है, आगे, ठीक है, क्या है अब आगे? प्रश्न 3, जितना उपलब्ध है उससे कहीं ज़्यादा खर्च करने से पानी का संकट उत्पन्न होता है। क्या यही बात हम बिजली के संकट के बारे में भी कर सकते हैं? उत्तर, हाँ, यदि हम बिजली संकट के बारे में बात करें, यह बात कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु की उपलब्धता से ज़्यादा प्रयोग उसकी कमी का कारण बन सकता है। अब जितनी चीज़ होगी अगर हम उससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उस चीज़ की कमी हो जाएगी। ठीक है, पानी का चक्कर, भाषा का चक्कर क्या है? देखिए, पानी का चक्कर, भाषा का चक्कर। पानी की समस्या या बचत से संबंधित पोस्टर और नारे तैयार करो। कि यह काम तुम 4-4 के समूह में कर सकते हो। ठीक है, पोस्टर और नारे। उत्तर, पानी की समस्या या बचत से संबंधित नारे इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे जल बचाओ जीवन बचाओ, जल ही जीवन है, पानी की बूंद बूंद कीमती है, पानी को बेकार न बहाओ, यह है बड़ा अनमोल, इसे बचाओ। ठीक है, अब जो पोस्टर है वो क्या है? ये पोस्टर है, देखो इस तरह का आप बना सकते हो, जल बचाओ जीवन बचाओ। ठीक है, ये नारा है और ये है पोस्टर, आप ऐसा कुछ बना सकते हैं। प्रश्न 2, पानी की बर्बादी सबकी बर्बादी। इस नारे में बर्बादी शब्द का एक अर्थ है या दो अलग अर्थ है, सोचो। देखो,
नारा है पानी की बर्बादी सबकी बर्बादी। इस नारे में बर्बादी शब्द के दो अर्थ हैं। पहला, पानी का बर्बाद होता है तथा दूसरा, इसकी कमी से सबको होने वाली परेशानियाँ। ठीक है, कि जब पानी नहीं होगा तो हमने पानी को वेस्ट बहा दिया तो बर्बाद हो गया, और जब पानी नहीं होगा तो इससे सबको परेशानियाँ होंगी। तो इसके दो अर्थ हैं। ठीक है, आखिरी पेज आ गया। अब क्या है? प्रश्न 3, पानी हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण तो है ही, मुहावरों की दुनिया में हम उसकी जगह खास है। ठीक है, पानी से संबंधित कुछ मुहावरे इकट्ठा करो, इसका उचित संदर्भ में प्रयोग करो। अब कुछ मुहावरे पानी के ऊपर कौन कौन से हैं देखते हैं। उत्तर, पानी पानी होना, ये मुहावरा है। पानी पानी होना इसका मतलब होता है शर्मिंदा होना। अपना झूठ पकड़े जाने पर सोनू पानी पानी हो गया। ठीक है, मतलब वो झूठ बोल रहा था और उसके झूठ पकड़े जाने पर उसे बहुत शर्म आई, वो शर्मिंदा हुआ। आँख का पानी मरना, मतलब आँख में से पानी खत्म हो जाना। इसका अर्थ है बेशर्म होना। तुम यह गलत काम कर रहे हो, क्या तुम्हारी आँख का पानी मर गया है? मतलब तुम गलत काम कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लेकिन तुम बेशर्म हो गए हो क्या, इसमें ये पूछा जा रहा है। अब है तीसरा, पानी फिरना, नष्ट होना। सेबों की फसल खराब हो जाने से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। ठीक है, मतलब सेबों की फसल खराब हो गई तो किसानों ने जो मेहनत की थी फसल उगाने में, उस पर पानी फिर गया। उनकी मतलब वो खराब हो गई, उनकी मेहनत वेस्ट चली गई, तो पानी फिर गया। मुंह में पानी आना, मुंह में पानी आना, लालच आ जाना, मतलब किसी चीज़ को देखकर, जैसे वाक्य, तरह तरह की मिठाइयों को देखकर मुंह में पानी आना स्वाभाविक है। मतलब जब हम मिठाइयाँ देखते हैं तो मुंह मिठाइयों को खाने का मन करता है, जिससे हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो ये स्वाभाविक है। ठीक है, तो ये पाठ हमारा प्रश्न उत्तर के साथ ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।